हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, उस दिन हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब आपको अपने आंसर्स कहाँ पे सबमिट करने हैं? हमारा एक टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन। तो इस पे आपको सबमिट करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे पीयर इवैल्यूएशन के लिए आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। अब जहाँ तक आज के सेशन की बात है, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन सोसाइटी से है, एक क्वेश्चन गवर्नेंस से है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग देखने वाले हैं। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। और टॉपिक क्या है? डोमेस्टिक सर्वेंट्स। ये जो वल्नरेबल सेक्शन है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स आर वन यूनिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन मॉडर्न इंडिया विच इज यूबिक्विटस बट रिमेन्स इनविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वव्यापी हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अदृश्य रहता है, इनविजिबल रहता है। इंडिकेट द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस सेक्शन ऑफ वर्कर्स। ये सेक्शन क्या चैलेंजेस फेस करता है? ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू दीज चैलेंजेस। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं? ये जो चैलेंजेस पूछे गए हैं उसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। एक बार उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि आपको एक आसानी हो जाए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है घरेलू नौकर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन आपको उसी से करना चाहिए। उसके बाद क्या पूछा गया है, क्या चैलेंजेस ये सेक्शन फेस करता है, ठीक है, क्या चुनौतियाँ होती हैं वो आपको बतानी है। ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स। आपको वो सब फैक्टर्स भी बताने होंगे जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन चैलेंजेस को। जो चैलेंज आप यहाँ पे बताएंगे तो इनसे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो आपको बताने होंगे एंड सबसे एंड में आपको कुछ सॉल्यूशंस देने होंगे। तो ये तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, देन आप चैलेंजेस बताएंगे, देन फैक्टर्स बताएंगे, उसके बाद क्या मेजर्स लेने हैं वो बताएंगे एंड सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये वो सारे पार्ट हैं जिनको आपको एड्रेस करना चाहिए। 1 बाय 1 इनको हम देख लेते हैं। अब देखिए, डोमेस्टिक वर्कर होता क्या है ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझा रहा हूँ मैं आपको। ये वो पर्सन्स होते हैं जो कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉय होते हैं। या तो परमानेंट बेसिस पे होंगे, ठीक है, या फिर टेम्पररी होंगे। और किस तरह की हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि क्लीनिंग, स्वीपिंग, वॉशिंग, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप बता सकते हैं 2 तरह से। अगर आपके पास कोई फैक्ट है कि कितने नंबर्स हैं तो वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आप यहाँ पे गवर्नमेंट का डाटा बता सकते हैं कि लगभग 4 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। आप खुद ये डाटा देख के समझ जाओगे कि काफ़ी सारी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये भी एक चैलेंजेस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका थोड़ा दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। आप ये भी बता सकते हैं कि क्यों इनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है,
न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह बढ़ती हैं तो वहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपको बताना होगा कि क्या चैलेंजेस ये सेक्टर, ये सेक्शन ऑफ वर्कर फेस करता है। अब देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक तरह का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेमेंट टाइम पे नहीं होता है, पेमेंट कम होता है, जो मिनिमम वेजेस हैं उससे भी कम पेमेंट होता है, कभी भी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब चैलेंजेस हैं जो ये सेक्टर फेस करता है। देन वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वीकली ऑफ नहीं मिलता है, मंथली ऑफ नहीं मिलता है, हॉलीडेज़ वगैरह नहीं मिलती हैं। एंड क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन वगैरह हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि ये जो सेक्टर है ये क्या चैलेंजेस फेस करता है। देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट चैलेंज क्या होगा, इनविजिबल वर्कफोर्स। देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि लगभग 4 मिलियन का डाटा है, लेकिन ये काफ़ी अंडर रिपोर्टेड हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि कितनी वर्कफोर्स है जो एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम करती है। तो जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि कितने नंबर्स हैं तो उनके चैलेंजेस आप कैसे पता करोगे। अभी रिसेंटली कोविड में कितने इन्फेक्शन हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, ये अंडर रिपोर्टिंग हुई। और जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन एंड डेथ्स का स्केल क्या है तो आप किस तरह से एक्शन लोगे, ये वही बात हो गई। देन इनफॉर्मल नेचर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वर्किंग आवर्स वगैरह हो गया। देन जेंडर्ड नोशन, देखिए मैन एंड वुमेन दोनों ही डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको फीमेल ही दिखेंगी इस सेक्शन में, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर्स आप देखेंगे तो मैक्सिमम फीमेल्स ही इसमें एम्प्लॉय होती हैं। देन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क, काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अब्यूज़ भी होते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। राइट्स किस तरह से, कि आपको पेमेंट कम मिल रहा है, वर्किंग आवर्स आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, तो वो सब चीज़ें हैं चैलेंजेस जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इन चैलेंजेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, डाटा। हमको पता ही नहीं है कि कितने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप किस तरह से पॉलिसीज बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन इनएडिक्वेट सोशल एंड लेबर प्रोटेक्शन, देखिए कुछ एक्ट हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन अभी हमारे पास नहीं है। सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है, मैं बात कर चुका हूँ, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। अधिकतर फीमेल्स एंड जो पुअर पीपल होते हैं वही इसमें एम्प्लॉय होते हैं। देन क्योंकि डाटा ही हमारे पास नहीं है तो लेबर इंस्पेक्शन करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो एक्ट हैं, वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। देन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है ILO का, नंबर क्या है 189। इंडिया ने इसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। आई होप आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइन करना एंड रेटिफाई करना, ठीक है। तो इंडिया ने इसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। अब ये जो कन्वेंशन है ये बात करता है इन्हीं सब मुद्दों के बारे में कि मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, वीकली ऑफ वगैरह उनको मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उनको मिलने चाहिए। तो इंडिया ने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। देखिए, वल्नरेबल सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा है नहीं है, तो आप क्या करो ना, इनका एक A4 शीट में इनके नोट्स बना लो और इनके नंबर्स पे ना आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए।
चैलेंजेस और गवर्नमेंट स्कीम्स, इस तरह से आप तैयार कर लो, आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि डाटा हमारे पास नहीं है, तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि एक सर्वे करें और जो डाटा है उसको कैप्चर करें, ताकि हम सही से पॉलिसी बना पाएंगे। तो ये फर्स्ट मेजर होना चाहिए। इनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि इनके वेजेस बढ़ाने चाहिए, डेली जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन ऑर्गेनाइजिंग एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए, अगर आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो तो एक बार्गेनिंग पावर आपको मिलती है, तो आप यूनियन की बात कर सकते हो यहाँ पे, और इसमें एनजीओ की हेल्प भी ली जा सकती है, तो उसको भी आप इन्वॉल्व कर लो। देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ताकि इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलें, वो सब चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, कंक्लूजन आप काफ़ी तरह से कर सकते हैं। आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं, आप कोई गवर्नमेंट का एक्ट यहाँ पे बता सकते हैं जो बनाया गया है, जैसे कि द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008, या फिर जो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट था 2013 का, वो भी इनके लिए एप्लीकेबल है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप नेशनल पॉलिसी की बात कर सकते हो, ये अभी ड्राफ्ट ही है, अभी पॉलिसी बनी नहीं है, तो उसकी भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई भी इश्यू हो, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये पूछा गया है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 का एक्ट था, जो 2006 में इसको फोर्स में लाया गया था। देखिए, पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट इश्यूज एसोसिएटेड विद द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमजी नरेगा, व्हाट रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन इन रिसेंट टाइम्स टू एड्रेस द अबव आइडेंटिफाइड इश्यूज। तो देखिए, सबसे पहले वैसा ही करते हैं, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, पूछा गया है कि ये जो स्कीम है, इसके डिजाइन में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज हैं। तो देखो, आपको इन दोनों ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा कि डिजाइन से रिलेटेड कौन से इश्यूज हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कौन से इश्यूज हैं। तो ये आपके आंसर में होना चाहिए। इश्यूज आपने बता दिए, अब बताइए कि क्या रिफॉर्म्स अभी तक लिए गए हैं इन इश्यूज को टैकल करने के लिए, इनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो पहले आपने इश्यूज बता दिए, अब आपको रिफॉर्म्स बताने जो अभी तक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, देन आप की इश्यूज बताइए, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों यहाँ पे होना चाहिए। देन क्या रिफॉर्म्स हैं ये आप बताइए, फिर आप कंक्लूड कर दोगे। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है, इस स्कीम के बारे में पूछा है तो इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना होगा। और ये स्कीम अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में थी, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में आप इसी को एक्सप्लेन करो कि ये स्कीम क्या है। तो देखो, ये क्या है, एक राइट बेस्ड अप्रोच यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस स्कीम में क्या होता है, एक लीगल गारंटी मिलती है। देखो, इस स्कीम में कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। लीगल गारंटी ऑफ 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट, ये आपके आंसर में होना चाहिए। लीगल गारंटी है, ये कीवर्ड है। और ये गारंटी किसको मिलेगी, एवरी रूरल हाउस होल्ड, उसका जो एडल्ट मेंबर है उसको मिलेगी। और कौन सा काम करना है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो ये 3 की टर्म है जो आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये एक डिमांड ड्रिवन लेजिस्लेशन है, मीन्स लोगों को डिमांड रेज करनी होगी कि भाई मुझे काम चाहिए, तभी उसको काम मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अगर आपके पास कोई डाटा है तो वो बता दीजिए, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है कि लगभग 6.4 करोड़ हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, जिसमें 54% वुमेन है। तो जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो
तो वहाँ पर भी आप इस स्कीम को लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको लिंक करना होगा चीज़ों को। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब पूछा गया है कि क्या की इश्यूज़ हैं, तो आपको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों के इशू बताने होंगे। ये जो फर्स्ट 4 हैं ये डिज़ाइन वाले इश्यूज़ हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं। ठीक है, तो आप 2 हेडिंग बना लीजिएगा और दोनों हेडिंग में आपको ये पॉइंट्स डालने होंगे अलग अलग। अब जहाँ तक डिज़ाइन वाले इश्यूज़ की बात है तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि लो वेज रेट। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लगभग 17 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट का जो मिनिमम वेज है उससे भी कम पेमेंट मिलता है मनरेगा में। तो ये एक की इशू है। इनसफिशिएंट बजट एलोकेशन, ये तो आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे और हर साल ये कम होता जा रहा है। देन पीनलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। देखिए होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती हैं, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट्स, वो सबमिट होंगी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही पेमेंट रिलीज होता है। और अगर इसमें डिले होगा तो पेमेंट रिलीज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये भी एक इशू है। देन ओवर सेंट्रलाइजेशन। देखिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, पूरा पेमेंट का कंट्रोल उन्हीं के पास में है, तो इससे जो पंचायत हैं उनका रोल काफ़ी कम हो जाता है। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। देन आते हैं इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, पेमेंट डिले। ये तो अक्सर न्यूज़ में होता ही है कि टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। देखिए ये जो स्कीम है इसमें क्या है कि जिस दिन आप डिमांड रेज करोगे तो विद इन 15 डेज आपको वर्क अलॉट किया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाती है तब आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, और पेमेंट कब होगा, वर्क कंप्लीट हुआ उसके 15 डेज में आपको पेमेंट होना है। तो ये इसमें कंडीशंस हैं, लेकिन इनको फॉलो नहीं किया जाता है, पेमेंट में डिले होता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है उसमें नॉन पेमेंट एंड डिले की बात आती है। देन असेट क्वालिटी। देखिए इस स्कीम में जो आपको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना है तो उसमें देखिए आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो असेट्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। पॉन्ड्स वगैरह हो गए, वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, फ्लड मैनेजमेंट हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सब एरिया में आप काम कर सकते हो। लेकिन ऐसी खबरें आती है कि जो असेट की क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है। देन माल एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव टारगेट्स। देखिए टारगेट्स जब आपके पास होते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फिर क्या करेगा, मैनिपुलेशन करता है डाटा में और टारगेट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डीबीटी की बात होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो माल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनिपुलेशन किया जाता है इस चीज़ को शोकेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए की इश्यूज़। अब हम बात करेंगे क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं। तो देखो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली 30 न्यू वर्क्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं और इसको क्या बताया गया, मनरेगा 2.0। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। जहाँ तक असेट क्वालिटी की बात है तो एक तो जियो टैगिंग की बात हो रही है कि जो भी असेट्स होंगे उनकी जियो टैगिंग की जाएगी, और ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अब जो पेमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 60:40 का रेशो होगा। इसमें 60% क्या होगा, वेस्ट पेमेंट होगा और 40% मटेरियल का पेमेंट होगा, ताकि जो असेट क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद पेमेंट में डिले हो रहा है तो उसके लिए फिर से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है और एक सिस्टम लॉन्च किया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसकी कोशिश क्या है कि पेमेंट्स टाइम पे हो जाएं। जहाँ तक बजट एलोकेशन की बात है तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं कि किस बेसिस पे बजट डिसाइड किया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स, लैंडलेस लेबर वगैरह कितने हैं। ठीक है, तो उसके डाटा के बेसिस पे बजट अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोशल ऑडिट सिस्टम ये मैंडेटरी है मनरेगा में, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है।
देन अभी रिसेंटली इसके जो एंटाइटलमेंट है इसको एक्सपेंड किया गया है, जो ड्रॉट अफेक्टेड रीजन्स हैं वहाँ पे 100 की जगह 150 डेज का वर्क अलॉट किया जाएगा। तो ये सब रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं जो आपको बताने होंगे। अब आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, कंक्लूजन में आप इस स्कीम की इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं, कोई एक फ्यूचर सोल्यूशन बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इससे आपको वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ आप इंश्योर कर सकते हैं, तो ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। देन आप ये भी बता सकते हैं कि नीड ऑफ द आवर क्या है, वो ये है कि ये जो स्कीम है इसको इसकी ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए एंड जितने भी चैलेंजेस हैं जो हमने बात की है उन सबको एड्रेस किया जाए। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी कंक्लूड करने में, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं आंसर शीट की, और आज भी मैंने वैसा ही किया है, दो अलग अलग लर्नर्स के दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं ताकि दोनों को एक गाइडेंस मिल जाए। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक वर्कर वाला। इसमें इन्होंने शुरुआत की है, अ वुमेन हायर्ड बाय प्राइवेट हाउस होल्ड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क सच एज हाउस क्लीनिंग, कुकिंग, चाइल्ड केयर, गार्डनिंग एंड पर्सनल सर्विस। अब यार पर्सनल सर्विस क्या होती है, इसको मत लिखो, ठीक है, ये गलत है। वुमेन, देखो पूछा गया है डोमेस्टिक वर्कर के बारे में, तो वही से शुरुआत करो। ये वुमेन एंड मैन दोनों ही हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है, वुमेन मत लिखो। एंड देखो, ये जो इंट्रोडक्शन आपने किया है ना, ये सही नहीं है। ये मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, थोड़ा सा आपको और अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन आपने फिर से इसको एक्सटेंड किया है, एक अलग पैराग्राफ लिखा है कि इसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बिजनेस वगैरह भी शामिल है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपने बताया है कि वाई देर इज मच इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन मॉडर्न लाइफ। देखो पूछा नहीं गया है, हालांकि ये 15 मार्कर है, तो आप ब्रीफ में क्या करो, इंपॉर्टेंस का एक सर्किल बना दो और जो इंपॉर्टेंस है वो बता दीजिए, एक एरो डायग्राम वगैरह बना दो, बस इतना सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा स्पेस इसको अलॉट नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब नहीं है, इसको ब्रीफ में आप लिखो, पूछा नहीं गया है। उसके बाद क्या है कि चैलेंजेस क्या हैं, लो वेजेस, सही बात है। देखो ना, इसको एक या दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होंगे, ठीक है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो स्पेस लिमिटेड होता है, आपको कुछ पार्ट्स आपके छूट जाएंगे, कुछ पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे। देन दे हैव टू डू एनी वर्क। अब यार देखो, ये कोई मतलब हुआ नहीं, मैनुअल स्कैवेंजिंग हुआ, इस तरह के पॉइंट्स मत लिखो कि किसी भी तरह का काम उनको करना पड़ता है, ठीक है। देन आपने रेगुलेशन की बात की है, सही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की है कि ठीक है। फीमेल वल्नरेबिलिटी की आपने बात की है। देन नो अकाउंटिंग इन जीडीपी। अब देखो, लिंक नहीं है दोनों चीज़ों का, तो ये फिर से अननेसेसरी पॉइंट हो जाएगा। लिंक क्या है, पूछा क्या गया है, आप बता क्या रहे हो, तो ये पॉइंट भी आपका सही नहीं होगा। देन आपने बताया है फैक्टर्स contributing to these challenges, poverty, low literacy, mindset and no required any special skill। थोड़ा इंग्लिश पे वर्क करो, है ना, ग्रामर पे थोड़ा सा वर्क करो। देखो, ये जितने भी पॉइंट है ना, ये पॉइंट ठीक हैं, लेकिन ये रिलेवेंट पॉइंट्स नहीं हैं। जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो पॉइंट्स होने चाहिए। ये सब पेरीफेरल है, आप गोल गोल घुमा रहे हो, लेकिन जो असल मुद्दा है वो आपने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा आपको वर्क करना होगा। उसके बाद आपने सजेशन दिए हैं कि एक तो जीडीपी में उनको शामिल करो, मतलब नहीं है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक बात है। वायलेशन ऑफ राइट्स ये सब नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। देन आपने कंक्लूड किया है, और काफ़ी लंबा आपका कंक्लूजन है, कोशिश करिए 3 से 4 लाइन। अगर 10 मार्कर है तो 2 से 3 लाइन, और अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन, भले इंट्रोडक्शन हो या फिर कंक्लूजन हो, केवल इतना लिखना काफ़ी है। टू कंक्लूड, टू मेक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डोमेस्टिक वर्कर्स की बात हो रही है, उसमें मेल्स भी होते हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए। दिस सेक्टर नीड टू बी रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएटली, रेगुलेटेड अप्रोप्रिएटली, ठीक है,
एज न्यू लेबर लॉज हैव बीन अपडेटेड दे कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो ये 3 लाइनें काफ़ी थी, जो आपने बाद में लिखी ना, केवल यही आपका कंक्लूजन होना चाहिए था। तो ओवरऑल क्या चीज़ रही, देखो क्या ना, एक तो कंटेंट थोड़ा आपको एनरिच करना होगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी सारे अननेसेसरी या फिर इररिलेवेंट पॉइंट्स आपने लिखे हैं, तो उनको मत लिखो, रिलेवेंट पॉइंट्स लिखो। एंड आपने ये जो आंसर लिखा है ये 250 वर्ड से काफ़ी ज़्यादा है, भले ही आप देख लेना आपने वर्ड लिमिट क्रॉस कर दी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और जो डिमांड पूछी गई है ना क्वेश्चन में, उस पर ही फोकस करो, गोल गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो पूछा गया है उसी पे अटैक करो। अब देखो ये सब जो एडवाइस है ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ठीक है। आपने आंसर लिखा, बहुत बड़ी बात है, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें विद टाइम आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन ज़रूर होगा जब आप काफ़ी अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, मनरेगा। देखो मनरेगा 2006 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम सपोर्ट, माइग्रेशन को रोकना, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। टू द पुअर पीपल इन रूरल एरियाज, मिनिमम 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो जो की वर्ड्स है ना वो आने चाहिए, लीगल गारंटी, तो देखने में अच्छा लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे होती तो और अच्छा होता। एंड थोड़ा छोटा कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। एंड देखो एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, देखो आपने क्या किया है कि यहाँ पे अलग से आपने क्वेश्चन लिखा है, जो मेंस में आपको आंसर शीट मिलेगी ना उसमें क्वेश्चन यहीं पे लिखा होगा, तो थोड़ा सा स्पेस आपको कम मिलेगा, तो उसी तरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी क्या है आपको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है 2-3 लाइन का, तो ऐसा मत करो, जैसा मेंस में होता है वैसे ही चीज़ आप फॉलो करो। फिर आपने बताया है इश्यूज एसोसिएटेड विद डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्या इश्यूज हैं, improve the livelihood security of the poor by providing him with manual unskilled work। तो ये इशू थोड़ी है, ये तो इसका फीचर है। हियर एमजी नरेगा एक हेड फेल्ड, तो भाई किस तरह से फेल्ड हुआ है वो बताइए, तो ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ गलत है। एम एट हार्नेसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया अलोंग विद मेकिंग द पॉपुलेशन मोर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ये पूछा ही नहीं गया है, इररिलेवेंट मैटर आपने लिखा है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसका भी मतलब नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इतना पैसा दिया गया था, ये इश्यूज थोड़ी ही हैं, ये पूछा ही नहीं गया है, आपने क्वेश्चन को गलत समझ लिया है। अकॉर्डिंग टू JNU, अब ये JNU क्या है, वही जो यूनिवर्सिटी है, तो फिर पूरा इसकी फुल फॉर्म लिखो। 50 मिलियन हाउस होल्ड्स हैव बीन कवर्ड अंडर द स्कीम एट क्वाइट अ लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये पूछा ही नहीं गया है, आप फीचर्स और जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहे हो, ये नहीं पूछी गई है। आपको इश्यूज बताने हैं, आपने क्या किया, क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप देखें तो कम से कम 2 बार उसको पढ़ो, जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो और फिर उसको एड्रेस करो, ये तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे मिस कर दी है। फिर आपने रिफॉर्म्स बताए हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं कि एनिमल शेड्स बनाए हैं, तो भाई ये रिफॉर्म्स नहीं होगा ना, एनिमल शेड्स बनाए हैं मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। देन इतना काम किया है ये पूछा नहीं गया, ये रिफॉर्म्स थोड़े ही हैं। देन नियर 100% EFMS, 100% ITDBT एंड जियो टैगिंग, तो आपने 3 पॉइंट एक ही पॉइंट में डाल दिए हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है। देखो यही तो रिलेवेंट पॉइंट है और इसको आपने क्लब कर दिया एक में, तो जहां आप 3 पॉइंट लिख सकते थे अब आप केवल 1 पॉइंट लिख रहे हो, तो ऐसा मत करो। 3 अलग अलग पॉइंट हैं, इनको अलग अलग लिखो और एक्सप्लेन करो। और देखो शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, जैसे DBT ठीक है, लेकिन EFMS नहीं भाई, पूरा लिखो, ठीक है। द GSA, अब ये होता क्या है बताइए, ये क्या सोशल ऑडिट की आप बात कर रहे हो, तो शॉर्ट फॉर्म मत लिखो। फॉर इंश्योरिंग 7 बेनिफिट्स, ये कौन से 7 बेनिफिट्स हैं, ये मेरे ख्याल से आप सेवरल लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन आपने 7 लिखा है, तो या तो वो 7 बेनिफिट्स बताइए।
टू एवरी एलिजिबल हाउस होल्ड, देखिए पूछा ही नहीं गया है। फिर आपने कंक्लूड किया है कि इट इज़ अ बॉटम अप, पीपल सेंटर्ड, डिमांड ड्रिवन, सेल्फ सेलेक्टिंग एंड राइट बेस्ड प्रोग्राम। तो देखो ये ना आप इंट्रोडक्शन में लिखते तो ज़्यादा असर होता है इसका। इट रिमेन्स क्रूशियल फॉर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड्स जनरेशन पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा इंग्लिश पे भी वर्क करो, ठीक है। एंड ये जो लास्ट की 3 लाइन है ये अच्छी आपने लिखी है, अच्छे से आपने कंक्लूड किया है। शुरुआत की लाइन को आप शुरू में लिख सकते थे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं समझा है, उसकी डिमांड को नहीं समझा है। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड को आपने नहीं समझा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रैक्टिस करो, विद टाइम आ जाएगा। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे भी नहीं। तो 1-2 बार जब गलती होगी तो फिर उसके बाद वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं उस पर वर्क करो, ठीक है। बाकी विद टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अब इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। दोनों ही आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, आंसर शीट भी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अगर आपका कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ लो, ठीक है। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में हमारे इस इनिशिएटिव को आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।